Hey guys, in this video I'm gonna discuss about, as you can all see, oligopoly. So oligopoly क्या होता है? जस्ट लाइक मोनोपोली, उसमें सिंगल सेलर होते हैं. ओलिगोपोली में मोर देन वन सेलर होते हैं बट लेस देन कम्पिटिटिव. यानी कि कम्पिटिटिव लेवल पर जितने सेलर्स होते हैं एक मार्केट में, लाइक एन नंबर ऑफ फर्म्स, उतने सेलर्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट मोर देन वन होते हैं. लाइक दो सेलर्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है. सो ओलिगोपोली क्या है? एक अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी. ठीक है. ओलिगोपोली के बारे में दो बातें जान लें कि ओलिगोपोली में एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो होता है वो ना एक प्राइस टेकर भी नहीं होता है, प्राइस मेकर भी नहीं होता है. प्राइस टेकर कब होता है? जब हम लोग कंपिटिटिव लेवल पर हम लोग compete कर रहे हो. लाइक अगर उसमें बहुत सारे फर्म्स हैं तो एक प्राइस सेट कर दिया जाता है. ठीक है. तो हम लोग प्राइस टेकर भी नहीं है. प्राइस मेकर कब होता है? जब हम लोग मोनोपोली, मोनोपोली के केस में क्या होता है? हम लोग प्राइस मेकर होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई और फर्म नहीं होता है हमें जज करने के लिए. तो उस समय हम लोग प्राइस मेकर बनते हैं. बट इस सिचुएशन में, ओलिगोपोली की सिचुएशन में, हम लोग प्राइस सर्चर हैं. ठीक है. बिकॉज फ्यू फर्म्स हैं तो फ्यू फर्म्स के डिसीजंस कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं और उन्हीं सारे डिसीजंस को देखकर फिर एक प्राइस जो है वो सेट किया जाता है. ठीक है. अच्छा, प्राइस सर्चर क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस सॉरी बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग डिफरेंट फर्म्स. ठीक है. तो इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग डिफरेंट फर्म्स, हम लोग जब ओलिगोपोली के डिफरेंट वीडियोस में कार्नोट मॉडल एंड स्टैकलबर्ग एंड डिफरेंट मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि सारे मॉडल्स एक चीज़ कॉमनली कह रहे हैं, और वो क्या है कि इंटरडिपेंडेंसी. यानी कि डिफरेंट फर्म्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, यहाँ पे सब एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि जो फर्म्स होते हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं मार्केट में, वो लोग जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. तो प्राइस सर्चर भी हम लोग इसी कारण है, वो इंटरडिपेंडेंसी के कारण. ठीक है. ओके. सो मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला चीज़, जैसे कि आइसोप्रॉफिट कर्व्स, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके बाद रिएक्शन कर्व. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आइसोप्रॉफिट कर्व और उसके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. सो आइसोप्रॉफिट कर्व क्या होता है? लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेटिंग आउटपुट फॉर फर्म वन एंड फर्म टू गिवन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो अगर सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर कर्व में मेरे को सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट हम लोग उस पॉइंट पे देख सकते हैं. जैसे कि एक ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कर्व है. ठीक है. इस कर्व में है क्या कि इस कर्व में हम जो भी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, हमको सेम लेवल ऑफ टोटल प्रॉफिट, नॉट इंडिविजुअल, टोटल प्रॉफिट. क्योंकि अगर एक मार्केट है, सपोज करो दो फर्म्स का मार्केट है, तो Q1 एंड Q2 दोनों फर्म्स अपने अपने आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. अपने अपने आउटपुट जब ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, तो एक आइसो प्रॉफिट कर्व हम लोग लेते हैं, और ये जो आइसो प्रॉफिट कर्व है, ये हमको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट दे रहा है. ठीक है. बट अब देखो, हम जो भी पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट चूज करते हैं, उस डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड करके एक आइसो प्रॉफिट कर्व मिल रहा है गिवन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आइसो प्रॉफिट कर्व. अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं. जैसा कि मैंने कहा, दो फर्म है तो डुओपोलिस्ट या फिर डुओपोली मार्केट कह सकते हैं उस चीज़ को. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है आइसो प्रॉफिट कर्व का, कि अगर दूसरे डुओपोलिस्ट टू का एक या फिर डुओपोलिस्ट वन, जिसको भी आप लोग कंसिडर करना चाहो, इस केस में अगर डुओपोलिस्ट टू का आउटपुट जो है अगर वो फिक्स्ड है, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म वन, यानी कि जो डुओपोलिस्ट वन, यानी प्रॉफिट ऑफ फर्म वन जो है वो फर्स्ट इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा एंड देन डिक्लाइन करेगा. ठीक है. गिवन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ डुओपोलिस टू, मतलब डुओपोलिस टू का जो आउटपुट है वो फिक्स्ड है. जैसे कि इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर यहाँ पे ये Q2 होगा, तो Q2 जो है इस लेवल तक फिक्स्ड है. ठीक है. बट इसके बाद का जो जितना भी डिमांड कर्व है, इसके बाद का अगर ये टोटल डिमांड कर्व है डी डैश, ठीक है, और डी ए पॉइंट तक जो है वो Q2 अपना जो है प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट. तो ऑब्वियसली डी ए पॉइंट के बाद, यानी कि ए डी डैश जो है वो पूरा मार्केट डिमांड का कैप्चर कर रहा है फर्म वन. ठीक है. तो अब देखो, फर्म वन कैप्चर कर रहा है, तो अब जब फर्म वन जो है वो ए से ई, अगर इस पॉइंट का हम लोग ई नाम देते हैं, तो ए से ई पॉइंट तक उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, बिकॉज ई इज ग्रेटर देन वन, इलास्टिक पोर्शन.
ई इक्वल्स टू 1 में प्रॉफिट सेम होगा कॉस्ट के, फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है सॉरी नॉट प्रॉफिट सेम होगा, सॉरी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? गिवन द आउटपुट ऑफ डुओपोलिस्ट 1, पाई 1 डिक्लाइंस एज आउटपुट ऑफ डुओपोलिस्ट 2 इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे ये आइसोप्रॉफिट कर्व भी देखो इंटरडिपेंडेंसी बता रहा है। अगर मेरा डुओपोलिस्ट 1 का जो आउटपुट है, अगर उसको फिक्स्ड करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है डुओपोलिस्ट 1 का वो डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे मेरा डुओपोलिस्ट 2 का जो आउटपुट है वो जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। जस्ट लाइक दिस, अगर एक डुओपोलिस्ट 1 है कि अगर वो अपना आउटपुट लेवल फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है, अब अपना आउटपुट लेवल फिक्स्ड कर दिया तो मतलब उसने अपना मार्केट शेयर भी फिक्स्ड कर दिया है कि मतलब वो इतना ही मार्केट को कैप्चर कर रहा है, इतने ही मार्केट डिमांड कर्व को कैप्चर कर रहा है। तो बाकी के जो बाकी के जो बचे डिमांड कर्व है या फिर जो न्यू एडेड डिमांड है मार्केट का, उन सारे डिमांड को कौन फुलफिल कर रहा है? ऑब्वियसली फॉर्म 2 ज़्यादा प्रोड्यूस करके उन सारे डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी वही कमाएगा। तो यानी कि पाई 1 प्रॉफिट 1 जो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी, लोअर द आइसो प्रॉफिट कर्व हाइयर द प्रॉफिट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉपर्टी है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये पहला कर्व है, इसके बाद दूसरा कर्व में जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट लेवल इंक्रीज होगा, तीसरा कर्व में जाएंगे तो और इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, उल्टा है। हम एक्सिस के जितना पास रहेंगे हमारा प्रॉफिट उतना इंक्रीज होगा। इस चीज़ को इन दोनों डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अभी तक हालांकि मैंने रिएक्शन कर्व के बारे में कुछ बताया नहीं है, बट जैसे कि इस कर्व को हम लोग एक रिएक्शन कर्व लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल चीज़ से समझो रिएक्शन कर्व क्या होता है, फिलहाल के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जस्ट लाइक अगर आपको पता हो कि दो फर्म है, आपको पता है कि हमारा जो दूसरा फर्म है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन को चेंज करोगे, राइट। अपने प्रोडक्शन को आप सेट करोगे, ठीक है। अगर 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो फर्म 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो फर्म 2 भी 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एंड जैसे जैसे फर्म 1 का जो है प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करेगा, वैसे ही फर्म 2 का भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, गिवन ऑन द एजम्पशन कि दोनों को ही मार्केट डिमांड कर्व अच्छे से पता है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि अगर देखो ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये जो है रिएक्शन कर्व है फॉर्म 2 का, ठीक है, फॉर्म 2 का रिएक्शन कर्व है जो कि फॉर्म 1 के आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। देखो Q2 जो है वो फंक्शन ऑफ Q1 है, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट पर जो फॉर्म 2 है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है गिवन द लेवल ऑफ Q1। अगर आउटपुट फॉर्म 1 जो है वो Q1 प्रोड्यूस कर रहा है तो फॉर्म 2 इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। बट अब अगर आप देखो, अगर आप इस पॉइंट पे जाते हो, इस पॉइंट पर जाते हो तो क्या होगा? इस पॉइंट पर जाने पर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, ये Q2 हो गया, यानी कि Q2 हो गया मतलब Q12 हो गया, यानी कि फॉर्म 1 का सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्म 1 का सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग Q12 लिखते हैं। तो फॉर्म 1 का सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ये। तो जैसे ही फॉर्म 1 का जो आउटपुट है वो Q1 से Q2 में इंक्रीज करता है, तो साइमल्टेनियसली हमारा जो ये फॉर्म 2 का जो आउटपुट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉर्म 1 जो है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, फॉर्म 2 का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि ऑब्वियसली आइसो प्रॉफिट कर्व, क्योंकि ये जो है रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म 2 है, यानी कि जो आइसो प्रॉफिट कर्व्स है ये फॉर्म 2 का आइसो प्रॉफिट कर्व्स है, मतलब ऐसे देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये आइसो प्रॉफिट कर्व से दूर होते जा रहा है, देखो फॉर्म 2 का जो प्रॉफिट लेवल है वो भी डिक्लाइन या डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार इस ग्राफ से देखते हैं। देखो, जैसे कि ये रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आइसोप्रॉफिट कर्व्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना क्लोजर रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फॉर्म 1 के लिए।
तो इस पॉइंट पे गिवन द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर फॉर्म टू का आउटपुट लेवल जो प्रोडक्शन का है वो Q2 है, और फॉर्म 1 जो है वो फंक्शन ऑफ Q2 है। तो यानी कि फॉर्म 1 जो है वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जितना Q2 प्रोड्यूस कर रहा है उसको, उसके बाद जितना डिमांड बच रहा है उसको सेटिस्फाई फॉर्म 1 कर रहा है। तो फॉर्म 1 इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अभी इतना प्रॉफिट दोनों कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब Q2 जो है वो डिक्रीज करता है मे बी Q2 1 पे, ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज करेगा तो इसका प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज होगा, फॉर्म 1 का प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म 2 जो है अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो फॉर्म 1 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब इस जगह पे आएगा तो फॉर्म 2 का जो प्रोडक्शन है वो और डिक्रीज करेगा, फॉर्म 1 का जो प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज करेगा, यानी कि प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना क्लोजर रहेगा एक्सिस के आइसो प्रॉफिट कर्व्स और फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 रेस्पेक्टिवली, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हाइयर प्रॉफिट। लोअर द आइसो प्रॉफिट कर्व, हाइयर प्रॉफिट, ठीक है। रिएक्शन कर्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। ओके, अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।